कहानी का ये दूसरा भाग देखने से पहले इसका पहला भाग अवश्य देखें। अभिराज कॉलेज में आवन्य को ना पाकर उदास हो गया था। वो चुपचाप विहान और वंश के साथ घर वापस आ गया। अभिराज घर आकर हॉल में सोफे पर लेट गया। 10 बज गए थे। तरुण नहा धोकर ऑफिस जाने ही वाला था कि उन तीनों को देखकर रुक गया। उसने अभिराज के उतरे हुए चेहरे को देखकर वंश से पूछा, क्या हुआ? मिशन फ्लॉप हो गया क्या? वंश ने भी बुरा सा मुंह बनाकर हाँ में सिर हिला दिया। तरुण ने तीनों से कहा, तुम तीनों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, अभी तो नहा चुका है। तुम दोनों भी जल्दी से डुबकी लगा कर आओ, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता बना कर लाता हूँ। ये कहकर तरुण किचन में चला गया। अभिराज बिल्कुल गुमसुम था। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। अभी उसका ऑफिस जाने का भी मन नहीं कर रहा था। विहान उसके पास बैठते हुए बोला, अभी बोलना, क्या हुआ है? क्यों इतना शिद्दत से उस लड़की को ढूंढ रहा है? अभिराज उठकर बैठते हुए बोला, नहीं पता यार, बस उसकी आंखें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। आंखें बंद कर रहा हूँ तो उसी का चेहरा सामने घूम रहा है। उसके बारे में सोचकर मुस्कुराने का मन कर रहा है। मन कर रहा है उसको यहाँ अपने सामने बिठाकर बस देखता रहूं और उससे खूब बातें करूं। कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है कि पता नहीं अब कभी मिलेगी भी मुझे या नहीं। तो कुछ खोने का डर लग रहा है। मुझे नहीं पता कि क्यों हो रही है बेचैनी। दिल कुछ बेचैन सा है, कुछ घबराहट सी है, एक अलग ही एहसास हो रहा है। विहान ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। अभिराज चुड़कर विहान को देखते हुए बोला, ऐसे क्यों घूरता रहता है मुझे? विहान मुस्कुराते हुए बोला, मेरे लाल, तुझे प्यार हो गया है उससे? अभिराज हगलाते हुए बोला, पागल है तू, प्यार और मुझे? चल हट। विहान बोला, तो बता बेटा फिर ये क्या है? आज तक कभी किसी भी लड़की के लिए तुझे ऐसा नहीं देखा। अरे तू तो किसी लड़की की तरफ देखता तक नहीं था। तू ही बता फिर क्यों उस लड़की के लिए पागल हो रहा है? वंश विहान की बात में बात जोड़ते हुए बोला, हाँ यार, कल देखा था हमने इसके चेहरा। जब से कॉलेज से आया था तब से गुमसुम था बिल्कुल। तरुण और मैं तो उस लड़की के चले जाने के बाद ही पहुंचे थे इसके पास। तुझे प्यार हो गया है पहली नजर का, यही सच है भाई। तभी विहान अभिराज के पास से उठकर पास में रखे हुए म्यूजिक प्लेयर में गाना लगाता है। गाने के बोल थे, प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। विहान वंश को लेकर डांस करने लगता है। अभिराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कहता है दिल, रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ। विहान अभिराज का हाथ पकड़कर उठाता है और डांस करने लगता है। गाने की आवाज सुनकर किचन से तरुण भी वहां आ गया। चारों हंसते हुए डांस करने लगे। विहान खुशी से अभिराज को गले लगाते हुए बोला, अब तो कैसे भी करके उसे ढूंढ कर ही रहेंगे। वंश बोला, भाई पर ढूंढेंगे कैसे? न नाम मालूम न पता, कॉलेज में भी नहीं मिली, ढूंढेंगे कहाँ? अभिराज का ये सुनकर मुंह उतर गया। विहान अभिराज से बोला, अरे मेरे लाल, तुम मूड मत ऑफ कर अपना। तेरी किस्मत में यही लड़की लिखी है, ये तुझे जरूर मिलेगी, कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। आखिर में हमारे अभिराज सिंघानिया का प्यार है। अभिराज ये सुनकर हंसते हुए बोला, पक्का? विहान मुस्कुराते हुए बोला, पक्का। अभी वो सब डांस करके बैठे ही थे कि तभी विहान के नंबर पर दादी का वीडियो कॉल आ गया। विहान ने नंबर देखा तो बोला, सीएम का फोन है। ये सुनते ही सबको सांप सूंघ गया। विहान ने कॉल उठाया तो अभिराज ने कहा, कैसी हो सीएम साहिबा? दादी गुस्से में बोली, हम आप सबको सूली पर चढ़ा देंगे। अभिराज बोला, दादी आप पहले जल्लाद थी क्या? दादी और भी गुस्सा हो गई और गुस्से में बोली, नालायक, दादी को जल्लाद कह रहा है, रुक अभी वहीं आ रही हूँ। विहान बोला, दादी नमस्ते, ये तो बस ऐसे ही कह रहा था। दादी बोली, एक तो ये मेरा फोन नहीं उठाता है, तेरे फोन पर फोन करना पड़ता है। कितने ही दिन से कह रही हूँ घर आने के लिए, पर घर नहीं आ रहा है, अब मुझे ही वहां आना पड़ेगा। विहान बोला, दादी मैं जल्दी इसको लेकर आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, इसको जल्दी लेकर आना। ये कहकर दादी ने कॉल कट कर दी। दादी के फोन रखने पर सबने चैन की सांस ली। फिर विहान और वंश शॉवर लेने चले जाते हैं। तरुण उन तीनों के लिए डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देता है और अभिलाष, विहान और वंश तीनों मिलकर नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद चारों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दिन भर अभिराज आवन्या के ख्यालों में ही खोया रहा। उसे रह रहकर आवन्या की आंखें याद आ रही थी। शाम के 7 बजे के करीब सब अभिराज के ऑफिस में बैठे हुए थे। सारा स्टाफ जा चुका था, बस वो चारों ही बचे थे। तरुण और वंश कुछ पेपर वर्क कर रहे थे। अभिराज कोई फाइल देख रहा था और विहान के पास किसी का फोन आया। विहान फोन पर बात करते हुए ऑफिस से बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह ऑफिस में वापस आया और अभिराज के सामने चेयर पर बैठ गया और बोला,
यार एक जरूरी बात करनी है, अभिराज खुशी से बोला। लड़की का पता चल गया क्या? कहाँ रहती है वो? विहान ने उसे घूरते हुए देखा। वंश और तरुण को हंसी आ गई। अब हर जरूरी बात उसी से शुरू होगी क्या? और मैंने देखा है क्या उसे, जो मैं पहचान लूंगा? अभिराज बुरा सा मुंह बनाकर विहान से बोला। बोल, और कौन सी जरूरी बात करनी है? विहान बोला। वो मोहित है ना, वही जिसने अपनी पढ़ाई के लिए 5 लाख उधार लिए थे। अभिराज बोला। और पैसे चाहिए क्या उसे? तो दे दे। देख, किसी की भी तरक्की के आगे ये पैसे नहीं आने चाहिए। जब उसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी तो दे देगा, अगर नहीं भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। विहान बोला। नहीं यार, वो झूठा है, एक नंबर का धोखा दे रहा है हमें। अभिराज गुस्से से बोला। मतलब? विहान बोला। भाई, वो उसकी कॉलेज की फीस तो उसके पापा भरते हैं, और वो कोई कोचिंग वोचिंग भी नहीं ले रहा है। कोई गरीब नहीं है मोहित, पापा का अच्छा खासा बिजनेस है, लाखों की टर्न ओवर है महीने की। अभिराज गुस्से से बोला। फिर किस काम के लिए पैसे लिए उसने? विहान ने जवाब दिया। जुआ खेलने के लिए। यह सुनते ही अभिराज की आंखों में खून उतर गया। अभिराज बोला। आज सुबह से ही वैसे मेरा मूड खराब है, आज लगता है कि सारा गुस्सा उस पर ही उतरेगा। हिम्मत कैसे हुई उसकी जुए के लिए पैसे लेने की? घर पता है उसका? हाँ यार, पता कर लिया मैंने, उठवा ले उसे। अभिराज गुस्से से बोला। नहीं, इतना सब्र नहीं हो रहा है मुझसे। अब तो उसके घर जाकर ही देखना पड़ेगा कि वो कितना गरीब है। चलो उसके झूठ से पर्दा उठाकर आते हैं। अभिराज टेबल के ड्रॉर से गन निकालते हुए ऑफिस से बाहर निकलता है। चलो निकालता हूँ आज उसका जुआ। विहान, वंश और तरुण भी अभिराज के पीछे तेज से बाहर निकलते हैं। चारों कार में बैठ जाते हैं। तरुण कार चलाता है। कार आवन्य के घर के बाहर रुकती है। चारों तनतनाते हुए घर के अंदर घुस गए। हॉल में कोई नहीं था, सभी अपने अपने कमरे में थे। अभिराज गुस्से में हॉल में पड़े सोफे पर बैठ जाता है और विहान सामानों को पटकते हुए आवाज लगाता है। कोई बाहर आएगा या आग लगाऊं यहाँ? आवाजें सुनकर भूपेंद्र, निर्मला, भावना और मोहित बाहर आ गए। उनको देखकर विहान भी अभिराज के पास वहीं सोफे पर पैर पसार कर बैठ गया। मोहित की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, उसके पैर वहीं जम गए। भूपेंद्र जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोले। कौन हो तुम लोग? तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में तोड़ फोड़ करने की? अभी पुलिस को बुलाता हूँ। मोहित, फोन कर पुलिस को। अभिराज और विहान तो अभी भी वैसे ही बैठे हुए मोहित को घूर रहे थे, और मोहित जमा हुआ सा अपनी होने वाली हालत के बारे में सोच रहा था। भावना निर्मला के पीछे जाकर खड़ी हो गई। अभिराज सब पर अपनी पैनी नजर डालता है। भावना अभिराज को बहुत ही अजीब नजरों से देख रही थी। उसे अभिराज बहुत स्मार्ट लग रहा था, पर उसे डर भी लग रहा था। अभिराज उसकी तरफ देखते हुए बोला। ओए, ज्यादा मत घूर, नजर लग जाएगी मुझे। भावना ये सुन अपनी नजर नीचे कर लेती है। वंश मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, वैसे भी अब ये कॉपीराइट किसी और का ही है। अभिराज ने वंश को घूर कर देखा तो वंश घबरा गया। तभी अभिराज उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए बोला। बिल्कुल सही जा रहे हो बेटे। वंश भी मुस्कुरा दिया। निर्मला चिल्लाते हुए बोली। कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों आए हो? अभिराज गुस्से से बोला। पूछो अपने बेटे से। निर्मला जी और भूपेंद्र जी मोहित की तरफ देखते हैं तो वो नजरें चुराने लगता है। विहान बोला। आपके बेटे के दोस्त हैं, चाहे तो पूछ लो। सब मोहित की तरफ देखते हैं। मोहित डरते हुए बोला। हाँ, दोस्त है मेरे। भूपेंद्र जी बोले। ऐसे कैसे दोस्त हैं जो घर में ऐसे तोड़फोड़ कर रहे हैं? वंश भूपेंद्र जी के पास खड़ा हुआ था। वो बोला। अंकल जी, आप तो बुरा मान गए। दोस्त तो मजाक कर सकते हैं ना, हमने भी बस मजाक किया है। क्यों मोहित? मोहित हकलाते हुए जल्दी से बोला। हाँ हाँ। अभिराज सबको वहां बैठने का इशारा करता है। भूपेंद्र और निर्मला जी वहीं बैठ जाते हैं। अभिराज सबके सामने मोहित को बैठने को बोलता है। विहान बोला। यार, हम तुझसे मिलने आए हैं, कुछ चाय पानी नहीं पिलाएगा क्या? विहान अभिराज से गन लेकर अपने हाथ में गन पकड़ते हुए बोला। मोहित हकलाते हुए बोला। हाँ भाई। मोहित अपनी मम्मी की तरफ देखता है। भूपेंद्र जी और निर्मला जी समझ तो जाते हैं, पर चुप रहते कि कुछ तो गड़बड़ है। ताई जी ने आवन्या को चिल्लाते हुए आवाज लगाई। आवन्या, घर में मेहमान आए हैं, सबके लिए चाय पानी ला जल्दी। अभिराज अपने कान पर हाथ रखते हुए बोला। आंटी जरा धीरे बोलो, चिल्ला क्यों रही हो? निर्मला जी बोली। वो ऊपर है ना। उनकी नजरें विहान की गन पर ही थी। अविनाश ने निर्मला जी को गन की तरफ देखते हुए देखा तो हंसते हुए बोला। अरे, इस गन से हम कुछ नहीं करेंगे आपको। फिर मोहित की ओर देखते हुए बोला। बस किसी को सबक सिखाएंगे। तभी वंश को चाय याद आई तो बोला। आंटी जी, बुला लीजिए जिनको बुला रही थी, कुछ चाय पानी पी ही ले। निर्मला जी हाँ में से हिलाते हुए ऊपर जाती हैं। आवन्या ऊपर छत पर बैठकर पढ़ रही थी।
निर्मला जी आवन्या को देखकर गुस्से से बोली, तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? यहाँ घर में भूकंप आने को है? तू यहाँ आराम फरमा रही है? कितनी आवाज लगा ली मैंने, कान में क्या रुई ठूस रखी थी जो तुझे सुनाई नहीं दिया? मुझे ही ऊपर आना पड़ा। चल अब मेरा मुंह क्या देख रही है, जल्दी किचन में जा, कुछ लोग आए हैं, सबके लिए चाय पानी लेकर आई हो। आवन्या डरते हुए बोली, जी ताई जी। आवन्या ये कहकर भागकर नीचे आकर किचन में चली गई और निर्मला जी आराम से सीढ़ियों से उतरने लगी। इधर अभिराज मोहित से बोला, अब बोल, झूठ क्यों बोला? मोहित डरते हुए और हकलाते हुए बोला, भाई माफ कर दो। अभिराज गुस्से में विहान के हाथ से गन छीनकर मोहित की तरफ करके दांत भींचते हुए बोला, झूठ क्यों बोला? भूपेन जी ने पूछा, क्या किया है इसने, मुझे बताओ। अभिराज ने कहा, तो ठीक है, आप सुनो। आपके इस कपूत ने हमसे 5 लाख रुपए उधार लिए हैं, वो भी अपनी कॉलेज फीस भरने के नाम से। और ये भी बोला इसने कि ये बहुत गरीब है। भूपेन जी ने मोहित को गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या कह रहा है ये? मोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। भूपेन जी अभिराज से बोले, ये क्यों लेगा तुमसे पैसे, इसकी फीस मैं भरता हूँ। विहान बोला, जुआ खेलने के लिए? झूठ बोलकर इसने पैसे लिए। भूपेन जी ने मोहित को घूर कर देखा, पर फिर अपने बेटे की गलती छिपाने के लिए बोले, तो तुम्हें मुझसे पूछ कर देने चाहिए थे ना, मैं नहीं दूंगा कोई पैसे, निकलो यहाँ से वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। अविनाश अपने पैर के ऊपर पैर रखते हुए बोला, वाह बेटा तो बेटा, बाप भी माशाल्लाह। अपने बेटे की गलती मानने की बजाय उसे बढ़ावा दे रहे हो। तुम जानते हो कौन हूँ मैं? अभिराज सिंह खानिया। मैं खुद पुलिस को फोन कर देता हूँ और वो आपके सामने इसे खुद मेरे हवाले कर देंगे। अभिराज वंश की तरफ गन फेंकते हुए बोला। वंश ने गन कैच कर ली और वंश ने वो गन मोहित की खोपड़ी पर तान दी। फिर अभिराज पैर फैलाते हुए बोला, बुला पुलिस, अब यहीं बैठे हैं हम। सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। भावना तो माँ को कस कर पकड़कर वहीं कोने में खड़ी हो गई। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तभी एक साथ कई बर्तन गिरने की आवाज आती है। जैसे ही बर्तन गिरने की आवाज आती है, सब उस तरफ चौंकते हुए देखते हैं। वो आवन्या थी। आवन्या वंश के हाथ में गन देख कर डर गई थी, इसलिए उसके हाथों से चाय की ट्रे गिर गई जो वो सबके लिए लेकर आई थी। आवन्या के हाथ से ट्रे छूटने की वजह से वे और भी ज्यादा डर गई और सहम कर खड़ी हो गई। अभिराज की नजर जैसे ही आवन्या पर पड़ी, वो चौंकते हुए खड़ा हो गया। ये देख विहान ने अभिराज को देखा। अभिराज बस आवन्या को ही देखे जा रहा था और उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। अभिराज फिर से आवन्या की आंखों में खो गया। आवन्या भी बुत बनकर खड़ी हो गई, हिली नहीं, वहीं पर डरी सहमी सी खड़ी रही। उसकी डरी हुई नजरें वंश की गन पर थी। विहान को कुछ शक हुआ तो वो भी खड़ा होकर अभिराज के कान के पास आकर धीरे से बोला, बच गया बेटा, सही टाइम पर वंश को गन दे दी, वरना कल भी हाथ में गन लिए हुए देखा था और आज भी देखती तो इज्जत का तो फालूदा ही हो जाता। अविराज ने चौंकते हुए सवालिया नजरों से विहान को देखा। विहान मुस्कुराते हुए बोला, वही है ना कॉलेज वाली। अविराज ने मुस्कुराते हुए पलकें झुटका दी। उसका दिल तो आवन्या को देखकर गार्डन गार्डन हो गया और बल्लियों उछलने लगा। अविराज तो बहुत खुश हो गया। ये पहली बार था कि वो किसी के घर पर इस तरह से धमकाने आ गया। उसके लिए तो 5 लाख बहुत छोटा सा अमाउंट है। इतने पैसे तो वो जरा सी देर में ऐसे ही खर्च कर देता है। शायद उसके दिल की बेताबी की वजह से या फिर आवन्या को इस नर्क से निकालने के लिए ही भगवान ने उसे आवन्या से फिर से मिला दिया, वो भी इतनी जल्दी। नीलमा जी आवन्या के पास आते हुए जोर से बोली, कर दिया सत्यानाश, जब देखो कुछ न कुछ गिराती रहती है। यह सुनकर अभिराज को गुस्सा आ गया। वो कुछ बोलने ही वाला था, पर विहान ने उसका हाथ पकड़कर चुप रहने का इशारा किया और अभिराज से बोला, माँ है इसकी, हमारा हक नहीं बनता अभी कुछ कहने का, तो अभी शांत रहे। अभिराज वहीं खड़ा रहा। विहान बोला, आंटी जी कोई नहीं, रहने दीजिए, गन देख कर तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। विहान ने वंश को गन नीचे करने का इशारा किया। वंश ने गन पैंट के बैक साइड में रख ली। विहान ने मोहित के पास बैठते हुए अभिराज को देखा। अभिराज ने तो एक दीवार से टेक लगा ली और दीवार से टेक लगाई ही बस आवन्या को ही देखने में बिजी हो गया। आवन्या एक तरफ डरी हुई सी खड़ी थी। इधर भावना ने जब अभिराज को आवन्या को देखते हुए देखा तो उसे गुस्सा आने लगा। भावना गुस्से से आवन्या की तरफ देखते हुए बोली, जा जल्दी जा, चाय बना कर ला। आवन्या भावना का ऑर्डर सुनकर वापस किचन में जाने लगी तो अभिराज को गुस्सा आ गया। अभिराज गुस्से में बोला, कोई कहीं नहीं जाएगा, हमें नहीं पीनी कोई चाय, सब चुपचाप वहीं खड़े रहो, समझे। आवन्या वहीं एक कोने में डरते हुए खड़ी हो गई। अभिराज फिर से
आवन्य को देखने लगता है। तरुण और वंश विहान के पास आकर धीरे से बोले, यार ये अभी को क्या हो गया? विहान टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, लवेरिया। दोनों ने चौंकते हुए अभिराज को देखा, फिर नासमझी से विहान को देखा और बोले, मतलब? विहान मुस्कुराते हुए बोला, अरे पगलो, ये वही है जिसे अभिराज सुबह से ढूंढने के लिए पागल हुआ पड़ा है। वंश ये सुनकर खुश होते हुए बोला, यानी कि ये वही कॉलेज वाली लड़की है? विहान मुस्कुराते हुए बोला, हाँ। वो दोनों भी खुश हो गए और आवन्य को देखा तो अविराज की पसंद को मान गए। विहान अब भूपेंद्र जी की तरफ देखते हुए बोला, तो अंकल जी, मुद्दा ये है कि पहली बात तो आपके बेटे ने झूठ बोलकर पैसे लिए, दूसरी बात अब पैसे कब दे रहे हो ये बताओ आप। भूपेंद्र जी भी अब अभिराज सिंघानिया का नाम सुनकर गन देखकर घबरा गए थे। वो बोले, मेरे पास नहीं है 5 लाख। वंश जल्दी से बोला, भाई ये झूठ बोल रहे हैं, पूरी डिटेल निकाली है इनकी। आवानी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक हैं ये, लाखों का टर्नओवर है महीने का। भूपेंद्र जी अटकते हुए बोले, अभी नुकसान में चल रहा है। विहान खड़ा होता हुआ अंश और तरुण की तरफ देखते हुए मोहित की तरफ इशारा करके बोला, उठा लो इसे। वंश और तरुण दोनों मोहित को पकड़कर बाहर ले जाने लगते हैं। मोहित चिल्लाने लगा, पापा पापा बचा लो। भूपेंद्र जी बोले, कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को? विहान भूपेंद्र जी की तरफ देखते हुए अंगड़ाई लेकर बोला, अंकल जी, अगर आप प्यार से अपने बेटे की गलती मान लेते ना तो हम तो ये 5 लाख भी भूल जाते, मगर आप तो हमें ही गलत बोल रहे हो। तो पैसा दोगे तो बेटा वापस मिलेगा। वंश और तरुण मोहित को बाहर ले गए। विहान अभिराज के पास आया, जो अभी भी सिर्फ आवन्य को ही देखे जा रहा था, और उसके कान में कहा, घर चले अगर दीदार खत्म हो गए हो तो। अभिराज ने मुस्कुराते हुए एक बार और आवन्य को देखा। आवन्य ने इस बार अभिराज को देखा। दोनों की नजरें मिली, फिर आवन्य ने जल्दी से नजरें नीचे कर ली। अभिराज मुस्कुराते हुए हाथों से अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बाहर आकर कार में बैठ गया। उसके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जा रही थी। वंश और तरुण मोहित को पकड़कर पीछे बैठ गए। विहान भी बैठने ही वाला था कि तभी काजल का फोन आ गया। वो विहान से फोन पर झगड़ा कर रही थी, तो विहान कार से थोड़ी दूर जाकर बात करने लगा। तरुण और वंश भी बाहर निकलकर खड़े हो गए। तभी तरुण मोहित की तरफ इशारा करते हुए, जो बिल्कुल डर के मारे जमा हुआ बैठा था, वंश के कान में धीरे से बोला, यार इसे डिक्की में फेंक दे। वंश बोला, नहीं यार, कुछ भी हो, जिंदा रखना है इसे, 1 पीस में वापस करना है। आफ्टर ऑल हमारे अभी का होने वाला साला है। तरुण कार की छत की तरफ देखते हुए फिर से बोला, यार इसके साथ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसे कार की छत पर बांध देते हैं। वंश ऊपर को देखते हुए बोला, नहीं यार, कोई पेड़ वेड़ से टकरा गया तो इसकी एक हड्डी पसली टूटेगी, अभिराज हमारी 2 हड्डी पसली तोड़ेगा। इधर निर्मला जी अपना हर गुस्सा आवन्य पर ही उतार रही थी। गुस्से में आवन्य को मारते हुए बोली, मेरे बेटे को ले गए, बचा नहीं सकती थी। आवन्य अपने हाथ आगे कर बचने की कोशिश करते हुए बोली, ताई जी, मैं कैसे बचाती भैया को? ताई जी गुस्से में बोली, जबान लड़ा दी है, जा तेरे जो खेने रखे हैं उसे देकर आ उन्हें, और भाई को छुड़ा कर ला, तेरी जरूर सुनेंगे। देखा था मैंने तुझे मुस्कुरा कर देख रहा था। आवन्या डरते हुए बोली, पर ताई जी वो तो मम्मी की है। निर्मला जी गुस्से में बोली, अब तेरी माँ कौन सा जिंदा है, और हम तेरी शादी भी तो अमीर घर में ही कर रहे हैं, वहाँ बनवा लियो। और आवन्या थोड़ा हकलाते हुए बोली, नहीं ताई जी, वो मम्मी की निशानी है। भावना फटाक से बोली, मम्मी मैं लेकर जाऊं वो कहने? निर्मला जी भावना को घूर कर बोली, चुप कर, कुछ भी बकवास करती है। ताई जी फिर से आवन्या से बोली, जाती है या बंद करूं तेरी दादी की दवाइयाँ? आवन्या डरते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं लेकर जाती हूँ, आप दादी को कुछ मत करना। वह दादी के कमरे में जाती है तो देखती है कुछ समय पहले उसने दादी को जो दवाई दी थी उसकी वजह से दादी सोई हुई थी। आवन्या चुपके से दादी के तकिए के नीचे से दादी की अलमारी की चाबी निकालती है और अलमारी खोलकर गहने निकाल लेती है। गहने निकालकर वे कमरे में से बाहर आती है तो ताई जी उसे इशारे से बाहर जाने के लिए कहती है। वह डरते हुए घर से बाहर आती है। वो देखती है कि अभी सब वो वहीं खड़े हैं। आवन्या डरते हुए वहां पहुंचकर घबराकर बोली, सुनिए। विहान भी अब काजल से बात करके वहां आ चुका था। सब आवन्य की तरफ मुड़ते हुए देखते हैं। मोहित को उन्होंने कार में बैठा रखा था, बस विहान के आने का वेट कर रहे थे। अभिराज आवन्य को देखते ही कार से बाहर निकला और उसके सामने आ गया। विहान ने कार की बोनट पर बैठकर वंश और तरुण को भी इशारे से वहीं बुला लिया। वंश बोला, भाई हमें यहाँ क्यों बुलाया? विहान मुस्कुराते हुए बोला, देख नहीं रहा,
अविनाश बात कर रहा है, वो बात करेगा और हम सिर्फ सुनेंगे, समझे? तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। अविनाश आवर्य से बोला, जी बोलिए। ये सुनते ही वंश बोला, यार ये अभी को क्या हो गया है? इतने प्यार से तो ये आज तक किसी लड़की से नहीं बोला। आवन्य डरते हुए अपने गहने आंखें करते हुए बोली, आप ये ले लीजिए, भैया को छोड़ दीजिए प्लीज। ये सुनकर अभिराज और विहान ने एक दूसरे को गुस्से से देखा। विहान ने अभिराज को आंखों से शांत रहने का इशारा किया। अभिराज आवन्य से बोला, तुम अंदर जाओ, ये गहने तुम्हारे हैं, अपने पास रखो। आवन्या घबरा कर बोली, प्लीज भैया को छोड़ दीजिए, आप ये रख लीजिए, ये 5 लाख से ज्यादा के गहने हैं, प्लीज। अभिराज ने विहान को देखा। विहान बोनट से उतरकर मोहित को कार से बाहर उतारते हुए आवन्या से बोला, तुम अंदर जाओ। आवन्या डरते हुए अंदर चली गई। अभिराज को गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में विहान से बोला, कैसे माँ बाप हैं, खुद ना आकर लड़की को इतने लड़कों से अकेले बात करने के लिए भेजे हैं। विहान बोला, तू यहीं बैठ, मुझे पता है तेरे गुस्से का, कहीं तो कुछ गलत ही ना कर दे अंदर। अभिराज बोनट पर बैठ गया और बोला, ठीक है। विहान ने मोहित को घसीटते हुए अंदर लाकर पटक दिया। सब मोहित को उठाने लगे। विहान गुस्से से भूपेंद्र जी से आवन्य की तरफ इशारा करते हुए बोला, खबरदार जो कभी हमारे मामले में इस लड़की को घसीटा तो कैसे माँ बाप हो, इस निकम्मे की फिक्र है बेटी की नहीं, जो पहले ही डरी हुई है, उसे हम लड़कों से बात करने के लिए अकेले भेज दिया। सुन कान खोल के, सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, पूरे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना तेरे इस बेटे का वो हाल करूंगा कि तू पछताएगा। विहान बोलकर गुस्से से जाने लगा। तभी आवन्या को देख उसके पास जाकर बोला, ये गहने तुम्हारे हैं। आवन्या हाँ में सिर हिलाकर बोली, ये मेरी माँ के हैं। विहान निर्मला जी को देखता है जो मोहित को संभालने में लगी हुई थी। उसे आवन्या से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। विहान आवन्या से बोला, मुझे नहीं पता कि ये लोग तुम में और इस लड़की में फर्क क्यों कर रहे हैं, पर इन गहनों को तुम संभाल कर रखो, कोई दिक्कत हो तो बड़ा भाई समझकर बता सकती हो। ये बोलकर वहां से निकल गया। आवन्या से आज तक सिर्फ दादी ने ही इतने प्यार और अपनेपन से बात की थी। उसे विहान का प्यार और अपनेपन से बात करना अच्छा लगता है। विहान बाहर आकर सबको कार में बैठने का इशारा करता है। सब कार में बैठ गए। वह तरुण कार स्टार्ट करके कार को घर की तरफ मोड़ लेता है। अभिराज विहान की तरफ देखते हुए बोला, सब ठीक है। विहान बोला, हाँ, 1 हफ्ते का टाइम दे दिया है पैसे वापस करने का। अभिराज उसे घूरते हुए बोला, मैं उसकी बात पूछ रहा हूँ। विहान ने जवाब दिया, हाँ वो भी ठीक है अब। अभिराज तरुण से बोला, क्या नाम है उसका? तरुण बोला, यार वो नाम तो लिया था मोटी आंटी ने, क्या था? वंश मुस्कुराते हुए बोला, भाई आवन्या। अभिराज ने पीछे सीट पर सिर रखकर आंखें बंद करके कहा, आवन्या। अभिराज और आवन्या जोड़ी मस्त है ना? विहान बोला, वंश एक काम कर, जरा इस आवन्या के बारे में पता तो कर। वंश ने अपना मोबाइल निकाला और बोला, लो भाई बस 1 मिनट। वंश ने किसी को फोन कर 2 मिनट बात कर फोन रख दिया। वंश बोला, भाई इन्हीं का कोई पड़ोसी है, उसी से पता किया है। आवन्या मोहित के चाचा की लड़की है, आवन्या के माँ बाप नहीं है। आवन्या इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आवन्या की है जो उसके ताऊजी चलाते हैं। अभिराज आंखें बंद किए हुए सारी बातें सुन रहा था। विहान लंबी सांस खींचकर बोला, तभी तो साफ पता चल रहा था कि दोनों लड़कियों में कितना फर्क कर रहे हैं। अब अभिराज ने कहा, इसकी और डिटेल पता कर कि कैसा सलूक करते हैं ये आवन्या से, क्योंकि वो बहुत डरी हुई सी रहती है, एक डर है उसकी आंखों में। वंश बोला, ठीक है भाई, मैं पता करवाता हूँ। तरुण विहान से बोला, यार कोई गाना लगा लूं, बोर हो रहा है। विहान बोला, लगा ले। वंश गाना ऑन करता है तो गाना था, कोरा कागज है ये मन मेरा, लिख दिया नाम इसमें तेरा। तरुण वंश से बोला, अरे जल्दी चेंज कर, तुझे पता है ना अभी को रोमांटिक सॉन्ग पसंद नहीं। वंश जल्दी से सॉन्ग चेंज करने लगता है। अभिराज आंखें बंद किए हुए ही मुस्कुराते हुए बोला, यही बजने दे, कोई जरूरत नहीं चेंज करने की। सब चौंकते हुए अभिराज को देखने लगे और अभिराज वो तो गाने में ही गुम हो चुका था। सोना आंगन था ये मन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। विहान मुस्कुराते हुए बोला, अरे ये तो गया काम से, हो गया इसे उससे प्यार। सब हंसने लगते हैं। अभिराज अपने चेहरे को रुमाल से ढक लेता है। वंश भी मुस्कुराते हुए बोला, अरे अभी भाई को शर्म आ रही है। अभिराज जिस सिचुएशन में था इस सिचुएशन में ही रुमाल रखे वैसे ही बोला, बताऊं सबको, तू चुपचाप गाड़ी चला। सब मुस्कुराते हुए चुप हो जाते हैं। इधर अभिराज आंखें बंद करके रुमाल से चेहरा ढके गाना सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। चारों घर पहुंच गए। घर पहुंचकर विहान बोला, तरुण यार आंटी ने तो 2 दिन की छुट्टी ली हुई है, खाना बाहर से ऑर्डर कर दे।
ठीक है, अभी करता हूँ। ये कहकर तरुण खाना ऑर्डर करने लगा। अभिराज अपने रूम में चला गया। विहान और वंश हॉल में सोफे पर पसर गए। खाना ऑर्डर करके तरुण भी सोफे पर पसर गया। अभिराज शावर लेकर आया तो खाना भी आ चुका था। तरुण ने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। खाना लगाते हुए वह वंश से बोला, लगा मैं रहा हूँ खाना। खाना खाने के बाद ये सब तू उठाकर फेंकेगा। वंश ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके यार, फेंक दूंगा। चारों खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी अविराज सबको एक नज़र देखते हुए बोला, कल उठाना ना पड़े, चुपचाप उठ जाना। विहान अभिराज को घूरते हुए बोला, ओए खबरदार, जो मेरी नींद में अपनी आशिकी से खलल डालने की कोशिश की तो खाना खा के जा रहा हूँ, उठा मत दी कल सुबह मुझे गलती से भी। अभिराज मुंह बनाकर बोला, ओए यहाँ बॉस कौन है? मैं जो भी ऑर्डर दूंगा तुम सबको मानना पड़ेगा, वो भले ही सुबह को जल्दी उठने का भी हो। अब अभिराज वंश और तरुण से बोला, तुम दोनों भी बिना उठाए उठ जाना। वंश और तरुण दोनों बहुत ही बेचारगी भरी नजरों से एक दूसरे को देखते हुए हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी विहान अभिराज को रोकते हुए बोला, ओए सन की बॉस, एक मिनट, कल किस खुशी में सुबह जल्दी उठना है? कॉलेज वो आज मिली नहीं थी, सुबह सुबह उसके घर जाकर धरना देगा क्या? अभिराज विहान को आंखें बड़ी करके देखते हुए बोला। वंश और तरुण एक उम्मीद भरी नजरों से अभिराज को देखते हैं। अभिराज सिर खुजाते हुए बोला, वो। विहान बोला, खबरदार, हम में से किसी को भी सुबह उठाया तो। वंश और तरुण मुस्कुराते हुए खाना खाने लगते हैं। वंश जल्द से जल्द उस लड़की की डिटेल पता कर कब कब कहाँ जाती है। अभिराज विहान को घूरते हुए बोला, आवन्या। अच्छा जी, आवन्या। और जो तो मेरी काजल को बार बार कजली बोलता है उसका क्या? बेटा अब तो मैं पूरा बदला लूंगा। अभिराज विहान को घूरते हुए बोला, खाना खा लिया ना तो चल जाना आप सोने। अभिराज वंश से कहता है, ये सब साफ करके डस्टबिन में डाल दे और तुम दोनों भी सो जाओ। ये बोलते हुए अभिराज अपनी टी शर्ट निकालने लगता है। उसे देखकर विहान बोला, पता नहीं तुझे क्या नंगा पुंगा सोने में मजा आता है, बनियान तो पहन लिया कर कम से कम। अभिराज बोला, मुझे नहीं आती ऐसी नींद, मैं तो ऐसे ही सोऊंगा। विहान चिढ़कर बोला, तुझे समझाना पत्थर पर सिर मारने के बराबर है। अभिराज कमरे में चला गया और लाइट्स ऑफ करके लेटकर आंखें बंद कर ली। अभिराज वापस आवन्य की आंखों में खो जाता है। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, किसी भी तरह नींद नहीं आ रही थी। उसने उठकर लाइट्स ऑन की और अपनी अलमारी खोलकर अपनी स्केच बुक निकाली, जिसमें वो कभी कभी टाइम पास के लिए स्केचिंग करता था। उसकी ड्राइंग अच्छी थी बचपन से ही, तो कभी कभी किसी का स्केच बनाने की कोशिश करता था। अभिराज ने अपनी आंखें बंद की तो आवन्य का पूरा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसने उसे ही कागज पर उतार दिया। आवन्य का स्केच देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो स्केच को देखकर बोला, कैसी ये कशिश, कैसी ये लगन है। अब तो तेरे चेहरे को देखकर ही सुकून आता है, तो कुछ बोले या न बोले तेरे लबों पर इकरार नजर आता है। पता नहीं कैसी ये बेताबी है, बस तुझे देखकर एक सुकून आता है। उसने उसी स्केच को सीने से लगाया और थोड़ी देर में ही वो सो गया। इधर आवन्या अपने रूम में डरी हुई बैठी थी। उसे ताई जी की हरकत से बहुत दुख पहुंचा था, पर वहीं विहान की बातों से उसे तसल्ली भी हुई थी। अभिराज की नजरें आवन्या अनदेखा नहीं कर पा रही थी। उसे रह रहकर अभिराज का खुद को देखना अजीब लग रहा था, पर अभिराज की नजरों में कहीं भी गंदगी नजर नहीं आ रही थी, जो उसे हमेशा सौरभ की नजरों में नजर आती थी। आवन्या काफी देर तक रोती रही। रोते रोते वो फर्श पर ही सो गई। ज्यादा रोने की वजह से और ठंडे फर्श की वजह से सुबह से उसका शरीर तप रहा था। सुबह मुश्किल से उसकी नींद खुली जब उसके कानों में निर्मला जी की गालियां पड़ी। वो उठकर रसोई में गई, सबके लिए चाय बनाई। बुखार की वजह से उसका शरीर भी काम नहीं कर रहा था। दादी को कल की किसी भी बात का पता नहीं चला था। आवन्या धीरे धीरे काम कर दादी के पास आई। दादी को चाय नाश्ता दिया। दादी ने देखा तो उसे बहुत तेज बुखार था। दादी ने आवन्या के माथे पर हाथ रखा। आवी, तुझे तो बहुत तेज बुखार है बेटा। आवन्या मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, बस दादी, थोड़ा सा शरीर गर्म है, दवाई खा ली थी मैंने, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। दादी आवन्या की चिंता करते हुए बोली, पक्का तूने दवाई खा ली थी ना? आवन्या दादी को तसल्ली देते हुए बोली, जी दादी, पक्का खा ली थी। दादी आवन्या का हाथ पकड़कर बोली, चल यहाँ मेरे पास लेट जा, आराम कर ले मेरे पास। आवन्या बोली, नहीं दादी, कॉलेज जाना जरूरी है, एग्जाम आने वाले हैं।
प्रैक्टिकल चल रहे हैं, मिस नहीं कर सकती दादी। दादी उदास होकर बोली, पर बेटा तुझे तो बहुत तेज बुखार है। दादी मैं ठीक हूँ पक्का। दादी मैं जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। दादी ने अब उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तो अपना ध्यान रख लूंगी, पर तू ध्यान से जाना। ठीक है दादी। ये बोलकर आवन्या कॉलेज के लिए निकल जाती है। आवन्या कॉलेज जाने के लिए घर से निकल तो जाती है, पर उसे बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही थी। ऊपर से घर से कॉलेज तक उसे पैदल ही जाना था, तो उससे चला भी नहीं जा रहा था और उसे चक्कर भी आ रहे थे। इधर अब अभिराज जी रात को जब देर तक जागे हैं तो सुबह तो नींद खुली ही नहीं। 9 बजे के करीब विहान, वंश और तरुण तीनों तैयार होकर उसके पास आए तो वो स्केच बुक को सीने से लगाए हुए सो रहा था। विहान ने आराम से स्केच बुक उसके हाथों से निकाल ली, पर अभिराज की नींद खुल गई और चिल्लाते हुए बोला, कौन है बे जो मेरी आवन्या को हाथ लगाएगा। सब चौंकते हुए उसे देखते हैं। तब तक अभिराज को एहसास हो जाता है कि वो कहाँ पर है। उसने अपने सामने देखा तो विहान आवन्य के स्केच बुक को पकड़े हुए अभिराज को घूरने में बिजी था। अभिराज चुपचाप उठकर बाथरूम में चला गया। चारों स्केच बुक देखते हैं। थोड़ी देर बाद अभिराज फ्रेश होकर शावर लेकर बाहर आता है तो तीनों बड़े आराम से सोफे पर बैठे हुए थे। विहान तो अभिराज को कच्चा चबा जाने वाली नसों से देख रहा था। अभिराज वहीं विहान के सामने सोफे पर बैठता हुआ बोला, तू हमेशा मुझे घूर कर क्यों देखता है। विहान आवन्या का स्केच उसे दिखाते हुए बोला, ये क्या है। अभिराज मुस्कुराते हुए बोला, मेरी आवन्या की तस्वीर। वंश बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, यार ये गलत बात है। हमारी स्केचिंग तूने जब की है तो 1 घंटे तक जबरदस्ती सामने पिस्तौल की नोक पर बैठा कर रखा। दूसरा एक भी स्केच तूने कभी सही नहीं बनाई, और इनकी देखो बिना सामने बिठाए इतनी प्यारी तस्वीर। विहान गुस्से में बोला, तुम सबसे बुरा एक्सपेरिमेंट से मेरे चेहरे पर किया है। ऊपर की तरफ के होंठ इतने मोटे कर रखे हैं, एक कान भी छोटा कर दिया, आंखें भी ऐसी बनाई जिससे मुझे मोतियाबिंद हो गया हो। अभिराज हंसते हुए बोला, अरे बेवकूफो, तुम्हारी भगवान ने शक्ल ही ऐसी बनाई है, तो अब मैं क्या करूं। विहान उसी स्केच बुक से उसे मारते हुए बोला, अच्छा हमारी शक्ल इतनी बुरी और इसकी शक्ल अप्सरा। अभिराज विहान से स्केच बुक छीनकर आवन्य की तस्वीर को देखते हुए बोला, कुछ तो जादू है इसकी आंखों में। विहान चिढ़कर बोला, एक्सरे करवा ली इसकी आंखों का। खबरदार जो आज के बाद हमारा स्केच बनाने की कोशिश की तो। अभिराज हंसते हुए बोला, मैं क्यों बनाऊं अब तुम सबकी स्केच, अब तो अपनी आवन्या की ही बनाऊंगा। तीनों एक साथ मजे लेते हुए बोले, अच्छा। अभिराज मुस्कुराते हुए बोला, जी बिल्कुल। अभिराज मन से बोला, यार नाश्ता तो करा दे। वंश बोला, जनाब आप तो सपनों की दुनिया में खोए हुए थे, आप ही नहीं उठे। हम सब ने तो कर लिया, आज भी आंटी नहीं आई थी तो बाहर से ही नाश्ता मंगवा लिया था। बाहर आइए मैं लगाता हूँ। वंश बोलकर हॉल में चला गया। अभिराज, विहान और तरुण बाहर हॉल में आ गए। वंश ने नाश्ता लगाया। अभिराज डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगा। अभी उसने नाश्ता पूरा किया भी नहीं था कि तभी वंश के फोन पर किसी का फोन आ गया। वंश ने 1 मिनट में ही बात करके कॉल काट दी और अभिराज की तरफ देखकर बोला, भाई आवन्या भाभी घर से निकल गई कॉलेज की तरफ। ये सुनते ही अभिराज ने नाश्ता बीच में ही छोड़ दिया और खड़े होकर बोला, तरुण तू ऑफिस के लिए निकल, इतने सब संभाल लेना और तुम दोनों मेरे साथ आओ। ये कहते हुए वे फटाफट फ्लैट से बाहर निकल गया। विहान और वंश भी उसके पीछे पीछे आ गए। वंश ने गाड़ी स्टार्ट की। अभिराज बोला, कौन सी बस से जाती है वो कॉलेज। यार भाभी तो पैदल ही जाती है कॉलेज, वो कभी बस से कॉलेज नहीं गई, पैदल ही जाती हैं। अभिराज ये सुनकर हैरान हो गया और बोला, पैदल। उसके घर से कॉलेज की दूरी तो लगभग आधे घंटे की है, कैसे जाती होगी वो इतनी दूर पैदल। अभिराज का दिमाग सुन हो गया सुनकर। विहान कुछ सोचकर बोला, अगर उसके पास पैसे होते तो वह कभी पैदल न जाती, तो इसका मतलब ये है कि उसके ताऊ और ताई उसे कॉलेज जाने का किराया नहीं देते। ये सुनते ही अभिराज को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने वंश से पूछा, और कुछ पता चला। वंश बोला, भाई आज शाम तक सब कुछ पता चल जाएगा। अभिराज तो गुस्से से उबल रहा था। अगर उसके सामने इस समय आवन्य के ताऊ ताई जी होते तो वो उन दोनों को गोली मार देता। इतना अत्याचार करते हैं मेरी आवी पर, नहीं छोड़ूंगा किसी को, नहीं छोड़ूंगा। वो लोग थोड़ी ही देर में कॉलेज के उस रास्ते में पहुंच गए जिस रास्ते से आवन्या कॉलेज जाती है। आवन्या से चला नहीं जा रहा था, वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। तभी सामने से आती हुई आवन्या पर सबकी नजर पड़ी। वंश ने गाड़ी रोकी। अभिराज और विहान बाहर निकले और आवन्या के सामने आकर खड़े हो गए।
एक तो आवन्या की तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से उन दोनों को अपने सामने देखकर वो डर गई। आवन्या विहान और अभिराज को डर कर देखने लगी। अभिराज भी उसे ही देखे जा रहा था। आवन्या का सिर बहुत तेज घूमने लगा, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। देखते ही देखते उसकी आंखें बंद होने लगी। अभी अभिराज कुछ कहता, आवन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। अभिराज उसे गौर से देख रहा था। उसके चेहरे से ही वो उसे ठीक नहीं लग रही थी। तभी अचानक वो नीचे गिरने ही वाली थी। उसे गिरते हुए देखकर अभिराज ने जल्दी से एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसे आगे बढ़कर थाम लिया। अभिराज ने जैसे ही आवन्या का हाथ पकड़ा, उसका हाथ छूते ही उसने महसूस किया कि आवन्या का शरीर तप रहा है। अभिराज तो उसे बेहोश देख कर डर गया। उसने आवन्या को आवाज लगाई, आवन्या आवन्या, पर उसे कोई होश नहीं था। वो बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर विहान भी हैरान था। अभिराज घबराते हुए विहान से बोला, यार इसका शरीर तो बहुत तप रहा है, इसे तो बहुत तेज बुखार है। जब तबीयत खराब थी तो घर से निकलने की क्या जरूरत थी इसे? विहान बोला, यार जल्दी उठाकर गाड़ी में बैठ, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, जल्दी कर। अभिराज ने आवन्या को गोद में उठा लिया। विहान ने गाड़ी का गेट खोला और अभिराज ने आवन्या को पीछे की सीट पर लेटा दिया और खुद उसका सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गया। विहान ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठ गया और वंश ने जल्दी से गाड़ी हॉस्पिटल की ओर दौड़ा दी। आवन्या की हालत देखकर अभिराज को बहुत घबराहट हो रही थी। वो आवन्या के सिर को प्यार से सहलाने लगा। वो उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था। वे मनी मन सोचने लगा, हे भगवान, मेरी आवी की रक्षा करना, मेरी आवी को कुछ ना हो। रात तो ठीक लग रही थी, रात ही रात में क्या हुआ मेरी आवी को? इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। अगर मेरी आवी को कुछ हो गया तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, आग लगा दूंगा पूरी दुनिया में। फिर वो वंश से बोला, यार जल्दी कर, इसकी तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, ये सुनते ही वंश ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। थोड़ी देर में ही वो हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही अभिराज गाड़ी में से आवन्या को अपनी गोद में लेकर उतरा और हॉस्पिटल के अंदर चला गया। वो सीधे डॉक्टर के केबिन में पहुंचा और आवन्या को बेड पर लिटा दिया और जोर से बोला, डॉक्टर जल्दी से इसे चेक करो, ये बेहोश हो गई है। डॉक्टर बोला, अरे अरे, आप ऐसे कैसे अचानक से अंदर घुस आए? इतना सुनते ही अभिराज ने अपनी लाल गुस्से वाली आंखों से डॉक्टर को घूर कर देखा। वो कुछ कहता तभी विहान और वंश भी अंदर आ गए। विहान ने डॉक्टर से कहा, जो कहा है वो जल्दी करो, पता है कौन है ये? अभिराज सिंघानिया। ये नाम सुनते ही डॉक्टर घबरा गया। डॉक्टर ने जो पेशेंट उसके पास बैठे थे उनसे कहा, आप जरा बाहर जाइए। पेशेंट उठकर बाहर चले गए। विहान और वंश भी केबिन के बाहर चले गए। डॉक्टर आवन्या के पास आया और जैसे ही चेक करने के लिए आवन्या का हाथ पकड़ा तो अभिराज डॉक्टर को घूरने लगा। डॉक्टर ने जल्दी से चेक करके आवन्या का हाथ छोड़ दिया। अभिराज ने विहान को आवाज लगाई, विहान। विहान जल्दी से अंदर आया। अभिराज ने विहान से गुस्से में कहा, लेडी डॉक्टर नहीं है क्या यहाँ? जल्दी लेडी डॉक्टर को बुला। डॉक्टर ने डरते डरते आवन्या का टेम्परेचर चेक किया और बोला, इनको 102 डिग्री बुखार है, इनको ड्रिप के जरिए दवाई दी जाएगी। इतने में लेडी डॉक्टर भी आ गई और डॉक्टर बोला, जल्दी से इनकी ड्रिप लगाओ। लेडी डॉक्टर ने जल्दी से आवन्या को ड्रिप लगाई और उसमें दवाई इंजेक्ट की। अभिराज तो वहीं खड़ा रहा, 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला और सारा ट्रीटमेंट होते देखता रहा। जब डॉक्टर आवन्या को ड्रिप लगा रही थी तो अभिराज डॉक्टर को घूर कर बोला, आराम से लगाओ। उसकी आवाज़ में एक गुस्सा था। डॉक्टर उसकी आवाज़ सुनकर डर गई और आराम से सब काम करने लगी। थोड़ी देर बाद दवाई का असर सा हुआ तो आवन्या ने आंखें खोली। उसने देखा तो वो हॉस्पिटल में थी। अभिराज उसके पास बैठा था। डॉक्टर भी वहीं थी। आवन्या ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। डॉक्टर ने कहा, अब ये खतरे से बाहर है, पर अभी दवाई का असर रहेगा तो अभी ये सोती रहेंगी। अब आप चिंता मत कीजिए, अब सब ठीक है। ये कहकर डॉक्टर बाहर चली गई। अभिराज आवन्या के पास बैठ गया और प्यार से उसका सिर सहलाने लगा। उसे आवन्या को ऐसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आवन्या का गुलाबी चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। अब आगे क्या होगा? अभिराज और आवन्या कैसे एक होंगे? जब अभिराज को आवन्या के ऊपर हुए अत्याचारों का पता चलेगा तो अभिराज क्या करेगा? क्या अभिराज आवन्या को उसके ताऊ जी के पास वापस जाने देगा या अपने पास से जाने नहीं देगा? देखिए कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।